नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 48 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रोज़ सुबह 6 बजे। ये वीडियो आता है आपके लिए। और जो पहला सवाल हमारा है वो है हमारे इंडियन इकोनॉमी पे। कह रहा है इनमें से कौन सा एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आता है। पहला है शीपिंग वर्किंग इन पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, हाउसहोल्ड इंडस्ट्री विथ 8 एम्प्लॉयज़, रिक्शा पुलर, डोमेस्टिक सर्वेंट। देखो, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसकी सबसे खास बात है कि यहाँ पर आपको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। ठीक है, आपको एक जो पेरोल होता है वो नहीं रहता, आउट ऑफ टैक्स नेट। ये सब फीचर हैं हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। वैसे जो प्रॉपर डिफिनेशन है वो ये कहता है कि सभी अनइनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट इंटरप्राइज जिसको कोई इंडिविजुअल या हाउसहोल्ड ओन करता है, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है और जहाँ पर 10 से कम लोग काम करते हैं, वो सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आएगा। तो जो डोमेस्टिक सर्वेंट हैं वो तो आएगा ही, रिक्शा पुलर आएगा, जो डेली वेजर्स हैं वो आएंगे, यहाँ तक कि स्विगी और जोमेटो के जो डिलीवरी बॉय हैं वो भी आएंगे। क्लियर है? जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी आ सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, हाँ, उनके केस में जो टैक्स वाला है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फ्रीलांसर का जो इनकम है उसके हिसाब से उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। मगर उसको पेरोल नहीं मिलता, मतलब इसकी सैलरी मंथली नहीं होती, इनकी सैलरी उनके काम के हिसाब से होती है। मगर इनको अभी भी जो सोशल सिक्योरिटी है ये सब नहीं मिलता, इनको इंश्योरेंस का फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री, स्वीपर वर्किंग, ये चारों के चारों आपके आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये बताइए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए कौन कौन सी स्कीम हैं। स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। पहला काम आपका ये हो गया। दूसरा काम मैं आपको ये दे रहा हूँ कि एमएसएमई के लिए कौन कौन से स्कीम बनाई गई हैं ये बताना। एमएसएमई के मार्केटिंग के लिए, इसके प्रमोशन के लिए, इसको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्कीम है ये बताइएगा, वरना मतलब मैं तो हूँ ही, मैं बता दूंगा। बस तुम्हारा काम ये है कि गूगल करना, सर्च करना और एक लिस्ट बना लेना कि ये स्कीम एमएसएमई के लिए बनाई गई है। इतना काम हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। देखो, हमारे यहाँ जीडीपी काफ़ी नहीं है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल इकोनॉमिक ग्रोथ दिखी जाती है, वो भी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिवली। ठीक है, मतलब कि आपका ग्रोथ कितना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए आपने इन्वायरमेंट पर क्या लोड दिया, आपका जीवन कितना इम्पैक्ट हुआ, वो सब बातें हम लोग नहीं देखते। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया कि हमारा जो जनता है वो खुश है कि नहीं, उसकी हैप्पीनेस वो मेन मैटर करती है ना। तो इसीलिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है ये बनाया गया। अब इसमें क्या क्या देखते हैं हम लोग। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कैलकुलेट करते टाइम हम लोग जो पर कैपिटा इनकम है वो देखते हैं, वो भी रियल, नॉमिनल नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा। गुड गवर्नेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको आपका जो कल्चरल प्रमोशन है वो भी देखते हैं, मतलब आपका लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी है वो कितनी है।
ठीक है, तो ये सब जो पैरामीटर हैं वो हम देखते हैं। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हम कल्चरल वैल्यू को प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को, गुड गवर्नेंस को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये चारों बातें देखी जाती है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को कैलकुलेट करते टाइम। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमारे यहाँ जो ऑफिशियल डाटा है पॉवर्टी का वो रिलीज किया जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करके। ये डाटा कौन कलेक्ट करता है? ये कलेक्ट करता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा सवाल था ये वाला, फैक्चुअल है ये। ठीक है, एक चीज़ और है, एक चीज़ देख लेना, एनएसएसओ और सीएसओ में पढ़ लेना थोड़ा सा। जो एनएसओ है ना और जो सीएसओ है उसको पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ें अंतर है उसमें, क्या सेम है। मैं देख लेता हूँ इसको, एनएसएसओ एंड सीएसओ, इसको मर्ज कर दिया गया था, इसीलिए आपने दो भी ऑप्शन लगा दो ना भाई, सही होता। मई में गवर्नमेंट अनाउंस दैट एनएसएसओ विल बी मर्ज्ड विद सीएसओ टू फॉर्म एनएसओ। ठीक है, इसीलिए यही मैं सोच रहा था कि यहाँ पर दो ऑप्शन क्यों है। तो एनएसओ चाहे सीएसओ दोनों में से दोनों को मर्ज कर दिया गया है और बना दिया गया है अब एनएसओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, प्रियम्बल किस किस चीज़ को अचीव करने का एम करता है? फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, डाइवर्सिटी, इंटीग्रिटी। यहाँ पर ध्यान से प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इस तरह से कि इट एम्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। सिटीजन के लिए क्या क्या सिक्योर करना है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यहां पर फ्रेटर्निटी आएगा, जो आपका डिग्निटी है वो आएगा, इंटीग्रिटी है वो आएगा। डाइवर्सिटी के लिए हम लोग एम नहीं करते, डाइवर्सिटी के लिए हम लोग एम नहीं करते, तो तीसरा जो है वो गलत है। 1, 2 एंड 4 ओनली इज द करेक्ट आंसर। प्रियम्बल कई सारी बातें हमें और बताता है कि हमारा जो स्टेट है उसका नेचर क्या है। हमारा स्टेट सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल जस्टिस? क्योंकि जस्टिस हम अचीव करना चाहते हैं 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जब मैं बात कर रहा हूं सोशल जस्टिस की, तो इसका मतलब ये है कि समाज में जो भी लोग रह रहे हैं सब में भेदभाव ना हो, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो। जैसे कि हमारे यहाँ है ना कास्ट सिस्टम बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वो सब हटाना, तब कह सकते हैं कि वी हैव अचीव्ड सोशल जस्टिस। अगर मैं कहूँ इकोनॉमिक जस्टिस, इसका मतलब क्या है? जो हमारे समाज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो रिमूव कर दी जाए। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो इसको हमने ठीक कर दिया, तो उसको कहेंगे हम लोग कि हमने इकोनॉमिक जस्टिस अचीव करी है। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये है कि हमारे देश के सभी नागरिक के पास सेम अधिकार हैं, सेम राइट हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट है सबको अवेलेबल है, राइट टू वोट जो है सबको अवेलेबल है जो 18 ईयर के ऊपर के हैं, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस चीज़ में, न कास्ट के बेसिस पे न जेंडर के बेसिस पे, सबको सेम अधिकार यहाँ पर मिला हुआ है। तो क्या आंसर हो गया? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बातें सही है फंडामेंटल राइट के बारे में? दे आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर, they can not be amended. Fundamental right can be amended. Fundamental right can be amended by parliament and by judicial orders.
ठीक है ना। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दिया, क्या बोल करके, आर्टिकल 21 जो है ना, ये कहता है राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस पुत्तस्वामी जजमेंट है उसमें क्या बोला कि राइट टू प्राइवेसी इज इंटीग्रल, इट इज इंट्रिंसिक टू राइट टू लाइफ। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी भी डाल दी। तो या तो हमारा कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे करके अमेंड कर दे, या फिर पार्लियामेंट आर्टिकल 368 को यूज करके फंडामेंटल राइट को अमेंड करे। सो यस, दे कैन बी अमेंडेड। तो पहला गलत हो गया, आपने यहाँ से ए उड़ाया, यहाँ से 1 उड़ाया, तो ए खत्म, डी खत्म। अब 2 दोनों में है, तो मेरे को चेक केवल 3 करना है ना। 3 कह रहा है दे ऑपरेट एज चेक ऑन टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर बोथ। जो राइट टू लाइफ है वो हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव से भी और लेजिस्लेचर से भी। जो राइट टू इक्वालिटी है ये भी बचाएगा हमको एग्जीक्यूटिव से भी और लेजिस्लेचर से भी, तो दोनों से बचाता है हमको। तो 2 और 3 दोनों सही है। क्या आंसर आ गया? C, 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थी बातें हमारी आज की। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में सुबह 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।